सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि बहुत खास होने वाला है, हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 का जो बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच है वो 258 पेज नंबर 258 पर है। स्वराज आपका और राज हम पर नहीं चलेगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। 26 दिसंबर 1939 का ये स्पीच, जिसमें बाबा साहब इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत ऐसी बातें कहते हैं जो हमें विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर कर देंगी। इसी बात को मान्यवर साहब कालांतर में कहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आज हम देखेंगे कि बाबा साहब ने क्या कुछ कहा है 26 दिसंबर 1939 को। आपने आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, क्योंकि यही एक सशक्त माध्यम है बाबा साहब को जानने का, बाबा साहब की स्पीचेज, बाबा साहब की राइटिंग्स आप तक पहुंचाने की कोशिश, सार्थक कोशिश हम कर रहे हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। जो आप सोचते हैं वो बनते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं वो आप आकर्षित करते हैं, और जैसी कल्पना करते हैं वही बनते हैं। गौतम बुद्ध के सुंदर से विचार के साथ बाबा साहब के, जब तक आप स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते, कानून आपको जो भी आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है, वो आपके लिए बेईमानी है। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से और देश भारत से। आज का जो विषय है मैंने पहले ही आपको बताया है, स्वराज आपका, राज हम पर बाबा साहब कहते हैं नहीं चलेगा। कालांतर में मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिसंबर 1939 को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बेलगांव जिला स्वतंत्र लेबर पार्टी की बेलगांव में आयोजित परिषद को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यहाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ। स्वराज की स्थापना होने के बाद पिछले 27 महीनों से यहाँ कांग्रेस पार्टी का राज था, अब नहीं है। अल्पसंख्यकों ने भगवान को वर्तमान पार्टी की सरकार जाने पर धन्यवाद दिया। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 22 तारीख को जो हुआ वह देशद्रोह है। ये कार्यक्रम स्वराज की राह का अड़ंगा है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन मुसलमान, अस्पृश्य, पारसी आदि सब ने संगठित होकर राजकाज के बारे में शिकायत की और न्याय की मांग की। शिकायतों के बारे में पूछताछ करने पर कि हमारी मांग है और हमें देशद्रोही करार दिया गया। व्यापक नज़रिए से सोचें तो उसमें 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला, हिंदू मुसलमानों के एक हुए बगैर संभव ही नहीं है। दूसरा है, केवल हिंदुओं के बारे में सोचें तो उसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर के कई भेद हैं। मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मण को छोड़कर जिसको हम बहुजन कहते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है, हिंदू अस्पृश्यों की लड़ाई। कुछ लोग कहते हैं कि ये सवाल स्वार्थ से उपजे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी गहरी जड़ें हैं। क्या गहरी जड़ें हैं बाबा साहब आगे स्पष्ट करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राष्ट्र की सत्ता अपने हाथ में रहे। फिर आपने मुस्लिमों के लिए क्या किया? हिंदू मुसलमानों के बीच बड़ी दुश्मनी है, आज से पहले कभी वो इतनी बड़ी नहीं थी। मुसलमानों को लगता है कि हिंदुओं के राज्य में रहना ही नहीं है। उन्हें लगता है कि भारत के 2 टुकड़े होने चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी ही तो जिम्मेदार है। स्वर्गीय तिलक को मुस्लिमों से प्रेम नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि मॉन्टेग्यू साहब भारत आ रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आपको जो चाहिए वो सब हम देने के लिए तैयार हैं, आपको देते हैं। ये कहकर उन्होंने लखनऊ पैक्ट करवाया। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? लेन देन की कोई बात तो ये करते ही नहीं है। अब बात आती है ब्राह्मण गैर ब्राह्मण विवाद, क्या ये खत्म हुआ है? सबको सम्मान के पद मिल रहे हैं। इस बात का यकीन वर्तमान पार्टी में गए हमारे मित्र आंगड़ी देंगे। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? वो आज यहाँ उपस्थित हैं, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के 7 प्रांतों में मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही हैं
और हमारे इलाकों में 7 मंत्रियों में से 3 ब्राह्मण हैं, एक मराठा है, एक पारसी है, मुसलमान और एक जैन है यहाँ पर। अब हम नौकरियों के बारे में सोचें। मुंबई इलाके के राजस्व विभाग को लीजिए, उसमें सभी ब्राह्मण ही तो हैं। मामलातदारों का उदाहरण लीजिए, इलाके में कुल 188 मामलातदार हैं, लेकिन जाति के हिसाब से अगर देखेंगे तो ब्राह्मण 83 हैं, बनिया 11 हैं, मुसलमान 23 हैं, मराठे 18 हैं, लिंगायत 10 हैं, ढोर और अन्य जातियों के 43 हैं, महालकड़ी कुल 35 हैं, जिनमें 20 ब्राह्मण, 2 बनिए, 5 मुसलमान, 3 मराठा और अन्य 5 हैं। हेड क्लर्क 217 हैं, जिनमें से 111 ब्राह्मण हैं, 12 बनिया हैं, 10 प्रभु हैं, 14 मुसलमान हैं, 14 मराठा है, 7 लिंगायत और अन्य 49 हैं। आंकड़ा देखिए, एक एक आंकड़े के साथ बाबा साहब अपना स्पीच रखते थे। इस बात को हमें आज समझना है कि जब कभी हमें स्पीच देने का अवसर मिले किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में, तो हमें आंकड़ों के साथ, तथ्यात्मक चीज़ों के साथ में वहाँ जाना चाहिए। ये यहाँ पर हम सीख सकते हैं बाबा साहब के इस सुंदर से स्पीच के साथ में। आइए आगे क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब, देख लेते हैं। महालकड़ी और हेड क्लर्कों में एक भी अस्पृश्य नहीं है। पूरा कैबिनेट ब्राह्मणों के ही हाथों में है। असेंबली के 175 में से 52 सदस्य ब्राह्मण हैं। पहले कितने ब्राह्मण थे? कांग्रेस वर्तमान पार्टी ने ब्राह्मण गैर ब्राह्मणवाद विवाद खत्म किया। अस्पृश्य क्या खत्म किया? यहाँ ये प्रश्न किया जा रहा है। अस्पृश्यों के बारे में तो ना ही पूछें, केवल ठगी चली है। मिस्टर गांधी ने आमरण अनशन किया। महात्मा अगर चला जाता तो दुनिया उजड़ न जाती, लेकिन सुलह करने के लिए दबाव डाला गया। मैंने सुलह की और संयुक्त चुनाव क्षेत्र में शामिल हुआ, लेकिन सुलह करते वक्त उन्होंने 15 के बदले 16 जगह तक नहीं दी। उल्टे चुनाव के समय मेरी कुछ सीटें कम कर दी, लेकिन अस्पृश्यों के लिए जो जगह थी उन पर अस्पृश्यों को चुनाव लड़ने नहीं दिया। इसी कारण मुसलमानों को वर्तमान पार्टी पर भरोसा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का ही पाप है। उन्होंने मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों को नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। हमारे खिलाफ उम्मीदवारों को खड़ा कर उन 4 लोगों को जिताया, लेकिन उनमें से किसी को उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। क्यों? वे कहते हैं कि वे नालायक हैं। फिर अपने नालायकों को क्यों चुना? मैं मंत्री बनना नहीं चाहता, मुझे मंत्री पद का लालच नहीं है, मैं अपने समाज के लिए मरना चाहता हूं, बाबा साहब कहते हैं। मैंने ही गवर्नर से विनती की कि अल्पसंख्यकों को मंत्रिमंडल मिल लें, क्योंकि इसके साथ में अधिकार होता है, जिसके हाथ में अधिकार होता है वही सत्ताधीश होता है। कलेक्टर, मामलातदार आदि लोग मंत्रिमंडल के कागजों को सही मानते हैं। इसीलिए हमारी लड़ाई अधिकार पाने के लिए है। मुसलमानों के मंत्रिमंडल जिन प्रांतों में है, वहाँ केवल मुसलमान सदस्यों की बहुलता के बावजूद उन्होंने सम्मिश्र मंत्रिमंडल बनाए। ये संतोष की बात है। बंगाल के मंत्रिमंडल में 2 अस्पृश्य दीवान हैं, असम में 1 अस्पृश्य दीवान है और पंजाब में 2 पार्लियामेंट्री सचिव हैं। दीवान पद की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने 2 सचिव नियुक्त किए। सिंध के बारे में पूछना ही क्या, वहाँ अस्पृश्य नहीं है। कांग्रेस वर्तमान पार्टी वालों को इस बात में शर्म आनी चाहिए। जो नालायक हैं उनसे इस्तीफा लेकर उस जगह आप किसी लायक व्यक्ति को क्यों नहीं ठोक कर लाए? अब उसकी राह में अड़ंगा नहीं बनते, हम उसकी राह में अड़ंगा नहीं बनते। अगर नियम है कि वर्तमान पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए बगैर किसी को मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिए, तो फिर असम में बिना प्रतिज्ञा के मंत्रियों को क्यों लिया गया? क्या ये ठगी नहीं है? मेरा झगड़ा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे लोग अधिकार में हों। आपका स्वराज और हमारा राज, मैं ये चाहता हूं। अस्पृश्यों की शिकायतों की पूछताछ करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई। उस कमेटी ने सिफारिशें की कि पुलिस में अस्पृश्यों की भर्ती की जाए, आर्थिक प्राप्ति के लिए इस समाज के बारे में अलग से योजना बनाई जाए, फॉरेस्ट की कुछ प्रति जमीन उन्हें दी जाए आदि। लेकिन हमारे मोरारजी देसाई ने सर्कुलर निकाला कि जाति पात न देखकर फॉरेस्ट की ज़मीनें उन्हें दी जाएं जो लगान से 20 गुना रकम अदा करें। जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं, रहने के लिए झोपड़ी नहीं, वह इतना पैसा कहाँ से लाए? काफ़ी ज़मीन के बारे में तो हद ही हो गई है।
महार की पर अतिरिक्त कर लगान लगाया गया है। नासिक जिले के एक गांव में तो 2500 रुपये वसूले जा रहे हैं। महारकी के बारे में जब हमने शिकायत की तो हमसे ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है, तो पढ़ने गए नमाज मस्जिद पढ़ी गले, कहावत के अनुसार हम पर 19 काम दर्ज है। इसीलिए हरे गांव अर्थात अहमदनगर में हुई वतनदार महार परिषद में शिकायतें दूर करने के लिए 6 महीनों की नोटिस देने का प्रस्ताव बनाया गया। उतनी समय सीमा में अगर वह दूर नहीं हुई तो हम सब हड़ताल पुकारेंगे। मजदूरों का मसला ही लीजिए, पहले बिना नोटिस के वे हड़ताल कर सकते थे, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया कि हड़ताल करना हो तो पहले नोटिस देनी होगी। दुनिया में और कहीं ऐसा कानून नहीं है। और इस काले कानून के विरोध में 7 नवंबर 1935 को हड़ताल की गई थी। तब इसी कांग्रेस पार्टी ने उन पर गोलियां चलवाकर 2 लोगों की जानें ले लीं। ये मजदूरों पर कानून के जरिए लादी गई गुलामी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 50% लगान कम किया जाएगा, लेकिन इस मामले में क्या किया गया? शराब पर पाबंदी लगाने की बात पर उन्होंने मुंबई के लोगों पर 1.5 करोड़ रुपयों का कर लगाया। शराब पर पाबंदी लगाने के लिए मेरा विरोध है, क्योंकि मेरा मानना है कि अमीरों से वसूले जाने वाले कर का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। शराब पीते हैं इसलिए मुंबई के लोगों पर इन्हें दया आती है, लेकिन आज मुंबई के 14,000 गांवों में स्कूल नहीं है। एक और सुंदर सा आंकड़ा, सटीक आंकड़ा बाबा साहब लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे लिखा है कि और कोई औरत अगर नंगी दिखाई दे और हमारे पास अगर 2 रुपए हों तो उस केस में चोली खरीदें या कि साड़ी। पहले वो सोचना होगा कि बदन ढकेगा कैसे। इन्हें मुंबई के लोगों की चिंता है, लेकिन लाखों कोलंबो का क्या। इसीलिए कहता हूँ कि इनकी राजनीति में किसी का फायदा नहीं है। हमारी स्वतंत्र लेबर पार्टी न्यायपूर्ण और सत्य का साथ देने वाली है। मैं अपने समाज के लिए मरना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं बिल्ली और चूहा इकट्ठा नहीं रह सकते। एक ही टोकरी के नीचे हम रात में अगर बिल्ली और चूहे को ढक देंगे तो सुबह क्या होगा, क्या दिखाई देगा, आप जानते हैं। मिस्टर गांधी और कंपनी का अब दिवाला निकलने वाला है। उनके पास काफ़ी पैसा है, इसलिए वे बार बार सेव गाँव जाते हैं। कोई प्रस्ताव बनवाकर उसे टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित करो तो काम हो गया। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम जोन टिकट के बगैर कहीं नहीं जा सकते। लकड़ बग्घे के डर से बकरियां अगर भेड़िए के साथ मिल जाएंगी तो उनका क्या हाल होगा। अंग्रेजों के साथ आपकी सच्चाई की लड़ाई हो तो आप कौरव पांडवों की तरह 105 होकर लड़ें। हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। लेकिन मिस्टर गांधी, मानो अंग्रेजों की कोई CID पुलिस मिली हो जैसा लगता है। सफ़ेद टोपी देखो तो दिल डर से धक हो जाता है, लेकिन उगा हुआ सूरज भी डूब जाता है। इसीलिए समाज को संगठित कीजिए। बाबा साहब कहते हैं शिक्षित करो, संगठित करो, आंदोलित करो। ये बाबा साहब का मूल मंत्र है। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर पर बाबा साहब कहते हैं इसलिए समाज को संगठित करो। इसी के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये सुंदर सा स्पीच यहाँ पर समाप्त होता है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपने देखने और सुनने के लिए जो बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपका। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताने के बाद हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करेंगे। हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा थी कि एक वैचारिकी सेंटर बने जहां पर अस्पृश्य समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग एकत्र हों और एकत्र होने के बाद वहां से रणनीति बनाए, ऐसी कार्य योजना बनाए जिससे देश में हो रहे अस्पृश्यों पर अत्याचार, शोषण के खिलाफ लड़ा जा सके। वर्तमान में हम SC, ST, OBC माइनॉरिटी भी कह सकते हैं जिन पर लगातार अत्याचार, शोषण होता रहता है। तो उस शोषण, अत्याचार के निवारण के लिए जब तक बुद्धिजीवी एकत्र नहीं होंगे, मान्यवर साहब कहते हैं कि सिट टुगेदर, जब तक एक साथ हम बैठेंगे नहीं तो कैसे हम विचार विमर्श कर पाएंगे, कैसे कार्य योजना बना पाएंगे। ऐसा ही एक शानदार भवन, वैचारिकी सेंटर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। उसके बारे में हम समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको लगातार बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। जो साथी इस इतिहास निर्माण में अपना धम दान करना चाहते हैं
उनके लिए यहाँ पर अकाउंट नंबर, SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति जो कि अनुसांगिक संगठन है आवाज़ का यहाँ पर आपके सामने अंकित है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप धर्मदान करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम और डिटेल दे देंगे, जनपद का नाम दे देंगे, तो निश्चित है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय प्रांतीय जो सेमिनार होते हैं उनमें आपकी गरिमामय उपस्थिति होगी और आपका जोरदार सम्मान किया जाएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त होने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के निर्देशन में, और परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी जो कि संकलन करता है, और मैं हूँ सर्वजीत आर्या। अब हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।